राजनीतिक कारणों की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं जो भी आपने बातें की इनमें बहुत से फैक्ट हैं। अब एक कारण की चर्चा करते हैं, राजनीतिक कारण क्या थे जो 1857 की क्रांति को लाने के लिए में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड वेलेस्ली जान ही रहे हैं, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो कि आपका प्रथम सहायक संधि के रूप में 1778 में हैदराबाद के निजाम से की जाती है। सहायक संधि करके ये लोग जो है भारतीय शासन कार्य को ब्रिटिश नियंत्रण में लाते गए। जो यहाँ के नवाब थे, यहाँ के शासक थे, उनसे सहायक संधि करके अपने सैनिकों को उनके राज्यों में प्रवेश करा दिए कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इनका खर्च आप देखेंगे। अपने लिए बफर जोन बना दिए कि अन्य राज्यों से हमारी सुरक्षा हो सके। और जिसे सहायक संधि करते थे उस पर एक तरह से कहा जाए तो ये अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयास किए। 1798 में प्रथम सहायक संधि होती है हैदराबाद के निजाम से। उसी के एक साल बाद 1799 में मैसूर, फिर 1799 के अक्टूबर में तंजौर, 1801 नवंबर में अवध, 1802 दिसंबर में पेशवा, 1803 भोसले, 1804 सिंधिया, इन लोगों से क्रमिक रूप से सहायक संधि कर ली जाती है और इनमें शासन, ब्रिटिश शासन की हुकूमत सीधे तौर पर प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मच्छेंद्री, बूंदी, भरतपुर राज्यों से भी सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा कर ली जाती है। अभी सहायक संधि करने से भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सहायक संधि करने का नाम मात्र ये बात आती है कि हम आपसे सहयोग के लिए, आपको सहयोग देने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपसे हम संधि कर रहे हैं, हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी, लेकिन यहाँ पर पूर्ण आधिपत्य नहीं होता है। इसलिए व्यापारिक एकाधिकार, राजनीतिक सत्ता इनके हाथ में अभी वहां पर नहीं होती है। इसी मंशा को लेकर के अति तब हो जाती है जब डलहौजी का शासनकाल आता है। और डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी अगर आपके पास संतान नहीं है, गोद ले रहे हैं किसी बच्चे को, तो जिस बच्चे को गोद ले रहे हैं वह शासन का उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये आपका डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत होता है। 1848 से 1856 तक जो है अपना ये कार्य या अपना ये खेल डलहौजी द्वारा किया जाता है। और ऐसे में कई राज्यों को, कई शासकों की सत्ता को अपने में मिला लिया जाता है। इनके नामों को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सत्ता ली जाती है वो आपका होता है सतारा। 1848 में सतारा को डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अपने शासन सत्ता में मिला लेता है, अंग्रेजी हुकूमत का भाग बन जाता है। जैतपुर, संभलपुर 1849 में ले लिया जाता है, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1833, नागपुर, इसके बाद नागपुर को भी जो है अपने शासन में मिला दिया जाता है। अगर क्रमिक रूप से इसकी कोड याद रखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, स ज स बौझाना, स ज स बौझाना, ये आपका सभी आ जाएगा। स सतारा, ज जैतपुर, स संभलपुर, बौ बघाट, उ उदयपुर, झा झांसी, न नागपुर। तो ये जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत डलहौजी द्वारा अपनी सत्ता में मिला लिया जाता है। तंजौर एवं कर्नाटक के नवाब की उपाधि इस समय छीन ली जाती है। 1831 के बाद, ध्यान समझिएगा दोस्तों, 1831 के बाद मैसूर के राजा को भी पेंशन देना बंद कर दी जाती, पेंशन ग्राही बना दिया जाता है। अब तक जो मैसूर का राजा शासन सत्ता संभाले हुए था, शासन का उपभोग कर रहा था, अब उसको जो है
पेंशन पर ला दिया जाता है 1831 में, जो उस समय मैसूर में एक जो है दिमागी हलचल उत्पन्न कर देता है। इसी समय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिन्हें पेंशन दी जाती रही है, उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, जो पेशवाओं में एक असंतोष की लहर पैदा कर देती है। अवध के राजा को, जो कि इस समय तक वफादार बना हुआ रहता है, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। अवध के राजा को जो वफादार था, उसके नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटा दिया जाता है। कुशासन के आधार पर उसकी सत्ता छीन ली जाती है। 1856 में हटा दिया जाता है और अवध जो है कुशासन के आधार पर हटा हुआ एक राज्य हो जाता है और इसे भारतीय हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाता है। अवध को एक चीफ कमिश्नरी के अधीन दे दिया जाता है। उस समय अवध का जो पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता है वो होता है हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस जो है अवध को कुशासन के आधार पर लेने के बाद वहां का प्रथम चीफ कमिश्नर बनाया जाता है। इन सभी कारणों से जो एक राजशाही परिवार था, एक संपन्न परिवार था, जो राजशाही जीवन व्यतीत कर रहा था, कुलीन वर्ग था, वो नाखुश था और असंतुष्ट था और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरह की चिंगारी भड़क रही थी। इसके अतिरिक्त अति हो जाती है तब जब बहादुर शाह द्वितीय को के अपमान किया जाता है। उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार होता है वह मुसलमानों की भावनाओं को काफी आहत करता है। 1803 में मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में आ जाता है। 1803 में मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में आ जाता है और 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट बादशाह अकबर द्वितीय के दरबार में एक बराबरी स्तर पर आकर के मिलता है। बादशाह के दरबार में एक बराबरी स्तर पर आकर के मिलता है और 1836 से 42 में अगर बात करें तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड आता है। ये अति और कर देता है। गवर्नर जनरल ऑकलैंड 1836 से 42 तक रहता है। ये अति क्या करता है, ये बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने के लिए कह देता है कि भाई आप जो बादशाह हैं अपने बादशाह के दावे और अधिकार को आप छोड़ दें। गवर्नर जनरल एलन बरो इसके बाद आता है और वह जो है बहादुर शाह को भेंट देना भी बंद कर देता है। सिक्कों पर जो बादशाह का नाम हुआ करता था वह बादशाह का नाम हटा दिया जाता है। ये सभी अपमान मुगल सम्राट के प्रति जो हो रहा होता है वह मुस्लिम संप्रदाय में कहीं ना कहीं असंतोष की लहर उत्पन्न कर रहा होता है। डलहौजी बहादुर शाह को दिल्ली का लाल किला खाली करने के लिए भी कह देता है। यानी जो है बादशाह की पदवी छोड़ने की कहा, जो है भेंट देना बंद हुआ। अब तो अति हो गई, भाई आप लाल किला भी छोड़ दीजिए। लाल किला छोड़कर खाली करके कुतुब मीनार जो कि महरौली में स्थापित है वहां पर रहने के लिए कहा जाता है। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। कैनिंग के समय, जो कि 1857 में भी था, ये कैनिंग के समय घोषणा की जाती है कि मुगल शासक की सम्राट की उपाधि जो है वो छीन ली जा रही है। यानी अब मुगल शासक की जो सम्राट की उपाधि है उससे मुगल सम्राट वंचित हो जाता है, बहादुर शाह वंचित हो जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जागीर की जांच के लिए, अभी तक तो यह शासक वर्ग असंतुष्ट था, जागीरदार भी इससे सुरक्षित नहीं थे। 1854 में लॉर्ड डलहौजी जो है जागीरों की जांच के लिए 1832 के एक्ट के तहत इनाम आयोग का गठन करता है, इनाम कमीशन का गठन करता है। याद रखिएगा 1854 में डलहौजी द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया जाता है, यह 1832 एक्ट के तहत। इसका काम क्या होता है
ये जागीरों की जांच करता है और जांच के दौरान करीब 35,000 जागीरों की जांच की जाती है, जिसमें से 20,000 जागीरों को छीन लिया जाता है। यानी 35,000 जागीरों की जांच के बाद 20,000 जागीरें जो है छीना जाती है। ये इनाम आयोग का गठन बंबई में किया गया था। जागीरें जब्त होने की वजह से जो जागीरदार थे, जो उच्च वर्ग थे, उनमें एक असंतोष की लहर उत्पन्न हो जाती है। सरकारी पदों पर इस समय काफी भेदभाव हो रहा होता है। जैसा कि चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया है कि सरकारी पदों पर बिना किसी भेदभाव के भारतीयों को भी रखा जाएगा। भेदभाव पर अमल यहां पर नहीं होगा। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट कागजी रूप में ही रह गया। इसका उपयोग या इसको मानना कभी हुआ नहीं, इसका कभी भी लागू नहीं किया गया। सेना में कहा जाए तो उच्च पद प्राप्त करने वाला सूबेदार ही था जो भारतीय था। असैनिक पदों में अगर उच्च पद की बात करें तो केवल सदर अमीन तक ही हो पाए। ये आपके राजनीतिक कारण थे।